ये संदेह तो अब किसी को नहीं है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान सरकार चलेगी। बेहद रोमांचक तरीके से तालिबान ने देश की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। कई देशों की सत्ताएं इस उथल पुथल को अपने हितों के हिसाब से आंकते नापते हुए फैसले लेते नजर आए और आगे की रणनीति पर राय मशविरा कर रहे हैं। इस घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने औपचारिक संबोधन में कहा, हम लगभग 20 साल पहले स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अफगानिस्तान गए थे। 11 सितंबर 2001 को हम पर हमला करने वालों को सबक सिखाने, यह सुनिश्चित करने की हम पर हमला करने के लिए अल-कायदा अफगानिस्तान को एक आधार के रूप में इस्तेमाल न कर सके। ये हमने एक दशक पहले ही कर दिया। हमारा मिशन कभी भी राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं था। उन्होंने ये भी कहा, चीन और रूस यही चाहेंगे कि अमेरिका बेमियादी तौर पर दलदल में फंसा रहे। अगर तालिबान अमेरिकी हितों पर हमला करता है तो उसे विनाशकारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बातचीत में बाइडेन ने पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में हासिल लाभ को नहीं खोने, आतंकवाद से किसी भी उभरते खतरे से खुद को बचाने और अफगानिस्तान के लोगों का सहयोग जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। इस तमाम अफरा तफरी के बीच अमेरिका को वैश्विक टक्कर दे रहे चीन ने तालिबान के सत्ता में आने का स्वागत किया। ये भी कहा, चीनी दूतावास सुचारू चलता रहेगा। ईरान ने इस वाकये को कुछ ऐसे बताया जैसे अमेरिका की असफलता का स्मारक हो। पाकिस्तान ने भी चीन के सुर में सुर मिलाया। कुल मिलाकर अमेरिका और उसके सहयोगी देश तालिबान के सत्ता में आने से दुखी हैं या वो रास्ते तलाश रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको नुकसान ना हो। वहीं चीन और उसके सहयोगी देश तालिबान सत्ता के साथ भविष्य के ख्वाब देख रहे हैं। इस मामले पर 3 पक्षों से बात को समझने की ज़रूरत है। एक चीन खेमा, दूसरा अमेरिकी खेमा और तीसरा खुद तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान। ये सवाल आम है कि तालिबान इतना ताकतवर कैसे हो गया, कैसे वह हर अनुमान को धता बताकर 20 साल बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर वापसी कर गया। इस सवाल के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। ऊपरी तौर पर कई जवाब सही लग सकते हैं, लेकिन किसी भी घटना की कोई ठोस जमीन तो होगी ही। तालिबान की वापसी की भी है। यहाँ सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों को समझना ज़रूरी है। पहला, आधुनिक विश्व में कोई भी युद्ध, सत्ता परिवर्तन किसी गुट या व्यक्ति की महज इच्छा का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे आर्थिक वजह होती है। 2 विश्व युद्ध रहे हों या फिर इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, दूसरा या दुनिया साम्राज्यवादी मंसूबों के जाल में फंसी है। मुनाफे की खातिर कुछ साम्राज्यवादी देश अपनी मल्टीनेशनल कंपनियों और पूंजी के विस्तार के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। वे अपने नफ़ा नुकसान को इससे तय करते हैं कि हम कितना खर्च कर रहे हैं और इस ज़मीन से कितना माल बटोर लेंगे। उन्हें इससे मतलब नहीं कि कितने लोग मारे जाएंगे या कितने लोग तरक्की करेंगे। इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 ध्रुवीय विश्व बना। एक खेमा समाजवादी सोवियत संघ के साथ था तो दूसरा अमेरिकी साम्राज्यवाद के। दूसरे विश्व युद्ध के 10 साल गुजरने के बाद सोवियत संघ का खेमा भी उसी अंदाज पूंजी विस्तार के मकसद की राह पर चल पड़ा जैसे अमेरिकी गुट। तब तक चीन ठीक जगह था। 20 साल और बीते कि चीन भी उसी रास्ते पर आ गया। अमेरिका और रूस के बीच इस ध्रुवीय जंग में सोवियत खेमा बिखर गया। इस दौर में अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान के कबीलाई समाज में कट्टरपंथ के बीज बोए और उन्हें मजबूत करके सोवियतों के खिलाफ मैदान में उतार दिया था। सोवियत संघ का सैन्य दल अफगानिस्तान से वापस हो गया। अब कट्टरपंथियों की नई लड़ाई अमेरिका से शुरू हो गई। तालिबान सत्ता में आए और उन्होंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने के साथ साथ समाज को मध्ययुगीन परंपरा में धकेल दिया। फिर ट्विन टावर पर हमला हुआ और अल-कायदा तालिबान को खदेड़ने के नाम पर अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में आ धमकी। तालिबान सत्ता से बेदखल कर दिए गए। अमेरिका ने अपने मनमाफिक निजाम को स्थापित किया, जिसका अंत 20 साल बाद अब हुआ। इतनी बात दुनिया के अधिकांश समझदार लोग जानते हैं, लेकिन इस मौके पर 2 सवाल उठ रहे हैं। क्या अमेरिका इतना कमज़ोर हो गया कि तालिबान हावी हो गए? 2 दशक तक अमेरिका ने क्या किया जो अब घर वापसी की अपमानजनक स्थिति से सामना हुआ? अमेरिका अभी भी कौन से हित अफगानिस्तान में देख रहा है जिसको नुकसान पहुंचने पर धमकी दे रहा है? इन सवालों का सीधा जवाब यह है कि अमेरिका को 2 दशक में जितना हासिल करना था कर चुका और अब बिना फिजूल खर्च रोककर अपनी ज़रूरत को शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करने की कोशिश में है। असमंजस भी है, लेकिन तालिबान से रिश्ते बनाए रखने की सदिच्छा भी है। ये सच्चाई है कि अब अमेरिका वाकई में कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर का मतलब वह उतना ताकतवर नहीं रहा जितना दूसरे विश्व युद्ध के समय या उसके बाद हो गया था। अमेरिका उस वक्त जब जापान में 2 परमाणु बम फेंककर तबाही मचा सकता था, तो आज भी कर सकता है। परमाणु ताकत तो उसके पास पहले से कहीं ज़्यादा है।
जैसा कि पहले ही बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के 3 दशक बाद चीन ने जिस रास्ते अपनी ताकत बढ़ाना शुरू की वह उसकी वजह से न सिर्फ ताकतवर हो चुका है बल्कि उसकी तकनीक और पूंजी इस स्तर पर पहुंच गई है कि उसको निवेश की जगह और उपभोक्ता बाजार सस्ता श्रम चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जगजाहिर है जो कोरोना काल में भी सामने आया। बीते 2 साल में सच्चाई यही है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले बाजी मार ली है। अमेरिका के हमजोली रहे कई देशों को अपने पाले में खींचने में कामयाब रहा। कई देश अपने वैश्विक ध्रुव बदल चुके हैं। पाकिस्तान अमेरिका का साथ छोड़कर खुले तौर पर चीन के साथ खड़ा हो चुका है। अफगानिस्तान का घटनाक्रम दरअसल वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव की मुखर तस्वीर है। थोड़ा और करीब से समझा जाए, चीन की सरहद अफगानिस्तान से सटी हुई है। लगभग 76 किलोमीटर की सीमा साझा है। अमेरिका परस्त सरकार होने की वजह से चीन को अफगानिस्तान में निवेश की सीमाएं थीं। निवेश के खतरे भी थे, इसलिए पाकिस्तान के मुकाबले बहुत कम अफगानिस्तान में निवेश किया। फिर भी चीन ही है जिसने 2 साल पहले अफगानिस्तान में पहली रेल लाइन की सौगात दी। एक और रेल प्रोजेक्ट अमेरिकी दुश्मन ईरान का है। कुदरती दौलत से भरपूर अफगानिस्तान में निवेश और बाजार की संभावनाएं बेशुमार हैं, जहां की 70% आबादी में 25 साल से कम उम्र के युवा हैं। उभरता हुआ मध्य वर्ग है। सिर्फ सत्ता की नजरे इनायत होना चाहिए, यह सत्ता अपने हितों के हिसाब से हो। 4 दशकों के युद्ध और घोर गरीबी से जूझ रहा अफगानिस्तान दुनिया का वह देश है जहां सोना, प्लेटिनम, चांदी, तांबा, लोहा, क्रोमाइट, लिथियम, यूरेनियम, जस्ता, पारा, एल्यूमिनियम का विशाल भंडार है। यहाँ के हाई क्वालिटी वाले पन्ना, मणिक, नीलम, फिरोजा और लेपिस लालूजी पर रत्न बाजार लंबे समय से लार टपका रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने खनिजों के व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान से निष्कर्ष निकाला कि अफगानिस्तान में 60 मिलियन मीट्रिक टन तांबा, 2.2 बिलियन टन लौह एसक, 1.4 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी तत्व REE जैसे लेंथेनम हो सकता है। पेंटागन के अधिकारियों के अनुसार गजनी प्रांत में एक जगह उनके शुरुआती विश्लेषण से पता चला कि लिथियम होने की संभावना बोलीविया जैसी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार है। USGS का अनुमान है कि हेलमंद प्रांत में खान से 1.4 मिलियन मीट्रिक टन REE का उत्पादन होगा। कुछ रिपोर्टों का अनुमान यहाँ तक है कि अफगानिस्तान में REE संसाधन पृथ्वी पर सबसे बड़े हैं। दरअसल REE आधुनिक तकनीक का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। उनका इस्तेमाल सेल फोन, टेलीविजन, हाइब्रिड इंजन, कंप्यूटर, लेजर और बैटरी में किया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस के निष्कर्षों ने REE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कहा है। इसके बावजूद अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए विशेष महानिरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के उद्योगों के विकास के लिए वाशिंगटन के पास एकीकृत रणनीति नहीं है। चीन REE पर पेंटागन की बढ़ती निर्भरता को महसूस करते हुए जुलाई 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1950 के रक्षा उत्पादन अधिनियम की धारा 303 में संशोधन किया। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने उच्च मांग वाले खनिजों के खनन को बढ़ावा देने के मकसद से एनर्जी रिसोर्स गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू किया। ERGI में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य नामीबिया, फिलीपींस और जाम्बिया शामिल हैं। अफगानिस्तान को भी ERGI का हिस्सा बनाने की रणनीति रही है। REE टैंक नेविगेशन सिस्टम, गाइडेड मिसाइल सिस्टम, उपग्रहों और सैन्य संचार प्रणालियों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान REE आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा हो सकता है अगर यहाँ के समृद्ध खनिज संसाधनों का प्रभावी ढंग से दोहन किया जाए। स्थायी शांति का रास्ता बनाकर ये अमेरिका के लिए फायदेमंद हो सकता है और उसकी चीन समेत अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। यहीं पर यह ख्याल आ सकता है कि कहीं इसलिए तो अमेरिका ने अपने सैनिकों की वापसी का ऐलान कर तालिबान को आने का मौका नहीं दिया। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि तालिबान के मार्फत खनिज संसाधनों पर चीन की ही रणनीति रही, जिसने अमेरिका और उसकी सरपरस्ती में चल रही सरकार को बेदखल कर दिया, तालिबान को साजो सामान देकर और भविष्य के ख्वाब दिखाकर प्रोत्साहित किया। अफगानिस्तान लंबे समय से विदेशी सहायता पर निर्भर देश रहा है, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था में तरक्की की छलांग के लिए खनिज संपदा भरपूर है, बशर्ते वो हाथ आए। हर वक्त युद्ध और अशांति से ये नहीं हो सकता। शायद यही बात अब तालिबान को भी समझ में आ चुकी है, इसीलिए तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छे संबंधों को बनाने की बात कर रहा है। अब 2 दशक पहले जैसा निहायत ही बर्बर बर्ताव बनाए रखने के आसार नहीं है। ये अलग बात है कि अपने जनमानस को जिस कट्टर विचारों पर खड़ा करके
यहाँ तक पहुँचा है उसे बनाए रखना भी मजबूरी होगी। तालिबान से रिश्ते बनाने में चीन का कई लिहाज से फ़ायदा है। एक तो इस तरह अमेरिका का क्षेत्रीय दखल कमज़ोर हो गया। अपने निवेश को सुरक्षित करते हुए, खनिज संसाधनों पर काबिज होते हुए पूंजी का विस्तार और नया बाजार हाथ आने की संभावनाएं अच्छी हैं। तालिबान के सहयोग से उइगर विद्रोहियों से भी निपटा जा सकता है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए फायदेमंद है। चीनी विशेषज्ञों ने मौजूदा घटनाक्रम से पहले ही ये कहा था कि अफगानिस्तान से यूएस की वापसी से क्षेत्र में चीनी नागरिकों के विरुद्ध हिंसा ना हो, इसलिए तालिबान पर भरोसा करने की ज़रूरत होगी। रिश्ता वरीयता की बजाय ज़रूरत से पैदा होता है। चीन का आकलन है कि तालिबान अधिक व्यवहारिक हो गए हैं, हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनकी नीति कैसी दिखेगी। चीनी अधिकारियों को तालिबान के साथ काम करने के अलावा विकल्प नहीं दिखते। इसके बावजूद कि संबंध जटिल होंगे और आने वाले समय में कई कारकों से यह तय होगा कि रिश्ते कैसे बनेंगे। मौजूदा अफरा तफरी में जहां अधिकांश देश अस्थायी या स्थायी तौर पर दूतावास बंद कर रहे हैं, वहीं चीन ने तालिबान का और तालिबान ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में चीनी निवेश का खुले तौर पर स्वागत किया है और ये भी संकेत दिया है कि वे चीनी निवेशकों और श्रमिकों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। 2019 में अफगानिस्तान में चीनी राजदूत ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ साथ चीनी पाकिस्तानी अफगान क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मौजूदा वर्ष 2021 के पहले 6 महीने में अफगानिस्तान में कुल चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल $2.4 मिलियन था और हस्ताक्षरित अनुबंधों का मूल्य केवल $13,000 था। देखा जाए तो ये गिरावट है। उस वक्त जब अमेरिका की सरपरस्ती में चल रही सरकार वर्ष 2000 में अफगानिस्तान में कुल चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $44 मिलियन था, जो पाकिस्तान में चीनी निवेश के 30% से भी कम था। पाकिस्तान में उसी वर्ष ये निवेश $110 मिलियन था। चीन में 2 प्रमुख परियोजनाएं। चीन की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा अमो दरिया बेसिन तेल परियोजना और राज्य के स्वामित्व वाली चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप कॉरपोरेशन और जियांगशी कॉपर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऐनक तांबे की खादान तालिबानी अशांति के चलते कभी रफ्तार नहीं पकड़ सकी। सुरक्षा खतरों के चलते चुनौतियां बनी रहीं और काम को रोकना पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता और अशांति के चलते नए प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया गया। इस दरमियान बीजिंग अफगान सरकार और तालिबान के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा। इसी रोशनी में देखा जाए तो तालिबान को एक वैध राजनीतिक ताकत के रूप में चीनी अधिकारियों की हालिया मान्यता खासी अहमियत रखती है। चीन के पास आर्थिक रूप से देश में बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता है, लेकिन ऐसा कर पाना तभी मुमकिन है जब स्थायी शांति और राजनीतिक स्थिरता होगी। चीन उस स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए द्विपक्षीय यानी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बहुपक्षीय संबंधों का जाल बुन रहा है। निकट भविष्य में स्थिरता नहीं आती तो चीन अफगानिस्तान में शायद आर्थिक भागीदारी ना करे। तालिबान भी कहाँ रहा कि वह उजड़पन से काम करेगा। पहले की तरह तालिबान प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कटकर नहीं रहना चाहेंगे। सभी से बातचीत और सहयोग के दरवाजे खुले हैं, यहाँ तक कि देश के अंदर की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे और उन्हें सुरक्षा की गारंटी देंगे। ये अलग बात है कि वे जनमानस में जिस धार्मिक कट्टरता और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के वाहक हैं, वे उसे गरीब आबादी पर ज़रूर थोपेंगे। यह संकेत उन्हें इस्लामिक अमीरात बनाने की बात कहकर दिया है। औरतों के मामले में भी कहा है कि वे शरिया कानून के मुताबिक सभी का सम्मान करेंगे। इस तरह इस्लामी जगत के भी प्यारे बने रहेंगे। यही वह संतुलन है जो कॉरपोरेट जगत के लिए आकर्षण है, यानी एक ऐसा देश जहां बेहिसाब दौलत है, जहां के शासक ऐसे हों जो अहमक, अहंकारी, लोकतंत्र से बेपरवाह, तानाशाह प्रवृत्ति के हों, जो अपनी जनता से सख्ती से निपट सकें और अपने साथ कॉरपोरेट हितों को आगे रखें। वे सत्ता में हैं तो राजनीति शांति भी बनी रहेगी, क्योंकि अशांति फैलाने का हुनर भी उन्हीं के पास है। तालिबानी सत्ता अमेरिका से खटास होने के चलते नज़दीकी तो नहीं बनाएगी। दूसरा विकल्प चीन है, जो उसकी हसरत को पूरा कर सकता है और पड़ोसी भी है। ये बात हवाई नहीं है। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा लिया, एक चीनी अधिकारी ने तुरंत ही कहा कि चीन अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंधों को बढ़ाने के लिए तैयार है। 1996 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद चीनी सरकार ने उस शासन के साथ कभी भी आधिकारिक संबंध स्थापित नहीं किए। तालिबान के कट्टरपंथी स्वभाव, अल-कायदा के साथ उनके जुड़ाव और उन्हें पनाह देने और उइगर उग्रवादियों के साथ संदिग्ध संबंधों ने चीन के सामने निगेटिव तस्वीर बनाई। लेकिन हाल के वर्षों में चीनी अधिकारियों ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और जमीन पर शक्ति संतुलन में बदलाव के जवाब में तालिबान के साथ संबंध विकसित किए हैं।
2015 में चीन ने शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी उरुमकी में तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच गुप्त वार्ता की मेजबानी की। जुलाई 2016 में एक तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने शेर मोहम्मद अब्बास के नेतृत्व में बीजिंग का दौरा किया। तालिबान के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान की घरेलू राजनीति में चीन से सहयोग और समर्थन मांगा। 2019 में चीन से जुड़ाव और बढ़ा जब अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता में तेजी आई। उस वर्ष जून में चीनी अधिकारियों की नज़र में उदार और कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के चीफ बारादार ने अफगान शांति प्रक्रिया के लिए चीन का दौरा किया। सितंबर 2019 में दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच वार्ता विफल होने के बाद चीन ने बीजिंग में 2 दिवसीय इंट्रा अफगान सम्मेलन में भाग लेने के लिए बारादर को फिर से न्योता दिया। कोविड महामारी के चलते ये बैठक नहीं हो पाई। 28 जुलाई को चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने 9 तालिबान प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हाई प्रोफाइल आधिकारिक बैठक की, जिसमें समूह के सह संस्थापक और उपनेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल थे। तालिबान के सदस्यों की यह पहली चीनी यात्रा नहीं थी, लेकिन यह बैठक 2 पक्षीय वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और राजनीतिक संदेश में अभूतपूर्व थी। इस बैठक में तालिबान ने वादा किया कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसके बदले चीन ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में चीनी निवेश और आर्थिक सहायता की पेशकश की। वांग यी ने तालिबान को निर्णायक सैन्य और राजनीतिक ताकत के रूप में वर्णित किया। वांग ने इस बैठक में अफगानिस्तान में विफल अमेरिकी नीति पर जोर दिया और चीन की परोपकारी भूमिका के साथ दखलंदाजी न देने के सिद्धांत को समझाकर अमेरिका से फर्क बताया। अभी काबुल में तालिबानी कब्जे के बाद ऐसे समय जब दुनिया हैरानी परेशानी से देख रही थी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, चीन ने कहा कि वह अफगानिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने के अवसर का स्वागत करता है, जो लंबे समय से बड़े देशों द्वारा अपने भू रणनीतिक महत्व की वजह से घिरा रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने संवाददाताओं से कहा, तालिबान ने बार बार चीन के साथ अच्छे संबंध विकसित करने की उम्मीद जाहिर की है और हम अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में चीन की भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। चीन अफगानियों के इस अधिकार का सम्मान करता है कि वे अपने भाग्य खुद तय करें। हम अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंधों को विकसित करने के लिए तैयार हैं। आपसे अपील है कि हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।